स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी HESC विज्ञापन संख्या 51 प्लस GIC GDC और खंड शिक्षा अधिकारी और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए आपका GS का टेस्ट पेपर नंबर 13। तो अब तक आपके 12 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही साथ जो आपका सिलेबस है ये भी पूरा किया जा चुका है। अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे जो कि विज्ञापन संख्या 51 के लिए है, तो इसमें जो पहला यूनिट है यानी कि समसामयिक मुद्दे ये कंप्लीट करवाया जा चुका है। शिक्षण और शोध आवृत्ति का जो टॉपिक है ये भी डिस्कस किया जा चुका है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मानव पर्यावरण के बारे में भी ये सारी इकाई जो है डिस्कस की जा चुकी हैं। भारतीय इतिहास, पॉलिटी, संविधान, सब कुछ ठीक है। अब थोड़े बहुत जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ना, अब वो बचे हुए हैं, तो उनको हम जो मॉडल पेपर मैं आपके लिए करवा रहा हूँ तो उन्हीं के अंतर्गत मैं कंप्लीट करवा दूंगा। एग्ज़ाम से पहले आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, इस बात का बिल्कुल भरोसा रखिए। बशर्ते कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लें। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको PDF की सुविधा भी है, तो वो आप PDF से रिवीजन कर सकते हैं। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको ये PDF देखने को मिलेगी और इसमें आपको टॉपिक वाइज सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे एक जगह पर। सारे वीडियो आप ओपन करिए और देख डालिए और आपको बहुत बेनिफिट होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो सिलेबस है वो शायद ही किसी अन्य चैनल पर कम्प्लीटली डिस्कस किया गया हो जितने बेहतर तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का ये जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसका जो प्लेलिस्ट है इसको आप जब ओपन करेंगे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, प्लेलिस्ट ओपन करने के पश्चात जो आपकी परीक्षा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी परीक्षा है, जैसे कि अगर आप GIC की तैयारी कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में सबसे निकट है आपकी यूपी HESC की विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा, तो इस प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लीजिए। आपका जो सिलेबस है उसके मुताबिक आपको सारे टॉपिक यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको सारे के सारे मॉडल पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे और आप इनको देख डालिए। आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और 1-2 दिन में आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कहना चाहूँगा कि क्योंकि सिर्फ देख लेने भर से कुछ नहीं होता है, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिवीजन भी आप लोग करते रहिए, यानी कि चैनल का साथ मत छोड़िए और जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उनको बार बार आप लोग देखते रहिए। अदरवाइज़ अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो PDF के थ्रू आप उनका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये आपका टेस्ट नंबर 13 होगा। सभी प्रश्न बहुत ही स्तरीय हैं, बहुत ही डीपली जाके आपके लिए तैयार किए गए हैं, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो दोस्तों, बात यह है कि अगर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो 8 है तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए 11 लेवल पर जाकर आपकी तैयारी करवाऊँ, ठीक है। मतलब थोड़ी सी गहराई में और शामिल करना चाहता हूँ ताकि एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंट रहें, आपको लगे एग्ज़ाम में कि पेपर उससे सरल है जितनी हम लोग प्रैक्टिस करके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पेपर है ये काफ़ी स्पेशल भी है क्योंकि इसमें हमने टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के भी बहुत सारे प्रश्नों को बहुत ही गहराई में जाकर इसको शामिल किया है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, निम्न बिंदुओं पर विचार करें। यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 4 विशिष्ट स्तर हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 4 विशिष्ट स्तर हैं। अभी आप लोग सोचते रहिए, इस पर विचार करिए, आगे मैं आपको उत्तर देता हूँ। अब यहाँ पर सोचिए आप कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ग्रीन की शिक्षण प्रक्रिया में 3 पक्ष हैं, बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपको पता होगा तो तुरंत ही आप इसका आंसर गेस कर लिए होंगे। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित विकार है, बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं जो आपका केवल तीसरा वाला कथन है, केवल यही सही है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित विकार है, मतलब ये ट्रू है। बाकी ग्रीन की शिक्षण प्रक्रिया में 3 पक्ष हैं, ये फॉल्स है क्योंकि जो ग्रीन की शिक्षण प्रक्रिया है इसमें 4 विशिष्ट स्तर हैं, यानी कि ये ऊपर का नीचे हो गया है। और ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 4 विशिष्ट स्तर हैं, ये भी आपका फॉल्स है। मतलब ब्लूम के अनुसार क्या है कि ब्लूम की शिक्षण प्रक्रिया में 3 पक्ष हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 3 वाला जो कथन है ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ब्लूम के अनुसार शिक्षण क्या है, एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ठीक है, ट्राइपोलर, जिसको आप क्या कहते हैं, ट्राइपोलर, ठीक है। तो शिक्षण क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है और इसमें क्या होता है, शिक्षण उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, ये 3 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं।
तो शिक्षण के 3 पक्ष बताए गए हैं ब्लूम के अनुसार। और थॉमस एफ ग्रीन ने 1964 में शिक्षण की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए ए टोपोलॉजी ऑफ द टीचिंग कंसेप्ट का निर्माण किया था। तो ग्रीन की शिक्षण प्रक्रिया में 4 विशिष्ट स्तर हैं। कौन कौन से? अनुकूलन यानी कि कंडीशनिंग, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शंस, एंड मतारोपण यानी कि इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है, ये होता है मतारोपण। तो ये बातें जो बताई गई हैं ग्रीन की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें 4 विशिष्ट स्तर हैं। ठीक है, रही बात दोस्तों ये कि जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी देखने को मिलता है कि वो उनमें शिक्षण संबंधी कुछ विकार होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें गणित के प्रति काफ़ी अरुचि होती है, गणित के प्रश्नों को वो सही नहीं कर पाते हैं, काफ़ी गलतियां करते हैं। तो अगर गणित संबंधी विकार किसी बच्चे में है तो इस बीमारी को कहते हैं डिसकैलकुलिया। तो दोस्तों गणित संबंधी विकार अगर है तो इसे कहेंगे आप डिसकैलकुलिया। ठीक है, कैलकुलिया कैलकुलेटर, इसी प्रकार से है डिसकैलकुलिया। ठीक है ना। पढ़ने की क्षमता ये जिन बच्चों में होती है तो बीमारी का नाम दिया गया है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया। आपने तारे ज़मीन पर देखी होगी, उसमें जो बच्चा रहता है उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम रहती है। लिखने से संबंधित विकार इसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। इसमें क्या होता है, बच्चे को लिखने में परेशानी होती है। वर्तनी संबंधी विकार इसे कहते हैं डिसआर्थोग्राफिया। मतलब क्या होता है कि इसमें जो बच्चा होता है ना वो सही से लिख नहीं पाता है। वो बी को लिखना होगा तो इस प्रकार से लिख देगा, डी को लिखना होगा तो इस प्रकार से लिख देगा, ई को इस प्रकार से लिख देगा। तो ये चीज़ें होती हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो स्पेलिंग गलत करता है। जैसे कि बुक लिखना होगा तो वो लिख देगा BUK। ठीक है, इस प्रकार से। और एरोप्लेन लिखना होगा तो वो डायरेक्टली लिख देगा AROPLAN। ठीक है, तो इस प्रकार से। श्रवण संबंधी विकार, इसमें क्या होता है, बच्चा सुन नहीं पाता है ठीक से, उसको सुनने में दिक्कत होती है। ये बीमारी अगर है तो उसे कहा जाता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ओके। दृश्य प्रत्यक्षण संबंधी विकार, मतलब इसमें विजुअलिंग में प्रॉब्लम होती है, देखने में दिक्कत होती है, तो इसे कहेंगे विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। ठीक है। और मौखिक रूप से सीखने की सक्षमता, मतलब क्या होता है कि क्लास में जब टीचर मौखिक रूप से कुछ सिखाते हैं तो बच्चा समझ नहीं पाता है, इसे कहते हैं डिस्फैक्सिया। क्या कहते हैं, डिस्फैसिया। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? पंचपदी प्रणाली के बारे में बात हो रही है, दैट इज 5 स्टेप सिस्टम। तो दोस्तों याद रखना, पंचपदी प्रणाली के जनक माने जाते हैं हर्बर्ट। ठीक है ना, हर्बर्ट, यानी कि यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है ये आपका करेक्ट है। तो दोस्तों पंचपदी प्रणाली दैट इज 5 स्टेप सिस्टम के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं जर्मन मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, इन्होंने हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली यानी कि हर्बर्टेरियन मेथड भी दिया है। जो ये मेथड है इनका 5 स्टेप सिस्टम, इसे हर्बर्टेरियन मेथड आप कह सकते हैं। हर्बर्ट ने दिया है तो उन्होंने अपने नाम पे दे दिया कि चलो भाई मैं इसे हर्बर्टेरियन बोल देता हूँ। यह पाठ योजना लेसन प्लान की एक प्रसिद्ध विधि भी है। लेसन प्लान आपने बनाए होंगे जब आप बीएड कर रहे थे, जब आप क्लास में लेने जाते रहे होंगे, जब आपका टीचिंग चल रहा होगा। ठीक है ना। तो जो पंचपदी प्रणाली है नाम से स्पष्ट है कि इसमें 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। ठीक है, ये है आपकी प्रस्तावना। दूसरा है प्रेजेंटेशन, दैट इज प्रस्तुतिकरण, कैसे आप प्रेजेंट करेंगे। तीसरा है तुलना या साहचर्य यानी कि कंपैरिजन या एसोसिएशन। ठीक है ना। चौथा है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, एंड लास्ट इज एप्लीकेशन, अनुप्रयोग या प्रयोग। दोस्तों याद रखिएगा कि यह प्रणाली मुख्य रूप से स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए उपयोग की जाती है। स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए हर्बर्ट के शिष्यों ने उनके विचारों को विकसित कर यह 5 स्तरीय ढांचा जो है वो तैयार किया है, जिसमें प्रस्तुतिकरण को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शिक्षा संबंधी फ्रोबेल के विचार संकलित हैं एजुकेशन ऑफ मैन नामक किताब में। तो ये कथन आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है, बताइए। और फ्रोबेल ने खेल विधि का प्रतिपादन किया है, बताइए ट्रू है या फॉल्स है। देखो दोस्तों, शिक्षा संबंधी जो फ्रोबेल के विचार हैं वो एजुकेशन ऑफ मैन नामक किताब में है, ये ट्रू है। और फ्रोबेल ने खेल विधि का प्रतिपादन किया है, तो ये भी आपका ट्रू है। दोनों कथन आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न सूची में असुमेलित की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको
दिया गया है पहले से ही, जैसे कि आगमन विधि के प्रतिपादक बताए जा रहे हैं अरस्तु हैं, निगमन विधि के प्रतिपादक प्लेटो बताए गए हैं, अनेकता में एकता का सिद्धांत दिया है फ्रोबेल ने, एंड लास्ट इज क्या कर रहे हैं कि प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कर रहे हैं कि स्किनर हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो आगमन विधि है इसके जो प्रतिपादक हैं ये अरस्तु हैं, दैट इज ट्रू। निगमन विधि के प्रतिपादक प्लेटो हैं, ये भी सही है। अनेकता में एकता का जो सिद्धांत है ये थियरी जो है फ्रोबेल ने दी है, ट्रू। एंड प्रयोजना विधि के प्रतिपादक का बता रहे हैं स्किनर हैं, दैट इज़ रॉन्ग, यानी कि ये जो उत्तर है ये आपका गलत है। प्रयोजना विधि के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों ये कहे जाते हैं विलियम हर्ड किलपैट्रिक, ठीक है, याद रखिएंगे आप। ज्ञान की समग्रता को स्पष्ट करने, छात्रों में वैयक्तिक गुणों का विकास करने, अनुशासनहीनता में कमी करने, अधिगम शिक्षण को प्रोत्साहित करने, जनतांत्रिक जीवन के लिए तैयारी करने की दृष्टि से प्रयोजना विधि अत्यंत ही आवश्यक और उपयोगी मानी जाती है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? किलपैट्रिक हैं, ठीक है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और तीनों ही जो हैं ये आपके यूजीसी पर आधारित हैं, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित 3 कथन आपके पास यहाँ पर हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है। यह एक वैधानिक संगठन है। वैधानिक संगठन का क्या मतलब होता है? देखो दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ अभी, क्योंकि आगे चल के आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो वैधानिक निकाय, इसको अगर अंग्रेजी में मैं लिखूँ तो क्या लिखेंगे आप? STATUTORY, स्टैट्यूटरी बॉडी, इसे क्या कहते हैं? वैधानिक निकाय। तो ये क्या होता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित ये गैर संवैधानिक निकाय होते हैं, यानी कि ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है बल्कि ये कानून बनाकर स्थापित की जाती हैं, ठीक है, और अपने कार्यों के लिए ये सरकार के प्रति जवाबदेह होती हैं, उनको कहते हैं वैधानिक संगठन, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और इसमें जो है ना, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, सेबी हो गया आपका, एनजीटी हो गया, ये सब जो है ना ये वैधानिक संगठन है, इसको आप याद रखेंगे। अब कह रहे हैं कि यह एक वैधानिक संगठन है जो 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। एंड नेक्स्ट इज कि यूजीसी ने महाविद्यालय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न स्कीमों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 7 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। देखो दोस्तों यहाँ पर सभी के सभी कथन आपके बिल्कुल सही हैं, आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो वैधानिक संगठन है ये, और आपको बताना चाहेंगे कि यूजीसी का जो औपचारिक उद्घाटन है ये 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री मौलाना अबुल आज़ाद, पूरा नाम उनका आज़ाद भी आता है बीच में, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आप याद रखिए, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। हालांकि इसकी औपचारिक स्थापना नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए किया गया था। क्लियर हो गया सारी बातें ना। अब देखिए इसके जो 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं कहाँ कहाँ पर हैं, तो देखो दोस्तों हैदराबाद है, पुणे है, भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली। वैसे दोस्तों ये लेक्चर आप कहाँ से देख रहे हैं, किस प्रदेश से देख रहे हैं? अगर आपका मन करे बताने का तो बताइएगा, और ये भी बताइए कि आप जो यूजीसी के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके किसके आप ज़्यादा निकट हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ये इसकी स्थापना हुई थी 1902 यानी कि 1902 में। तो इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही गलत कथनों की पहचान करें। जैसे कि पहला कथन, इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को संबोधित करने के लिए की थी। तो ये बात बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन उस समय जो है वायसराय थे, और उच्च शिक्षा क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है तो उच्च शिक्षा से ही संबंधित है ये। तो पहला कथन आपका करेक्ट है। इसने राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए विश्वविद्यालय के वित्त में कमी करने की सिफारिश की। राष्ट्रवादी गतिविधियां उस समय चल रही थी लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं थी। जो दूसरा बिंदु, इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। और इसके कारण 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, ये आपका करेक्ट है। 1 और 3 आपका सही है, उत्तर बनेगा विकल्प 3, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग
तो देखो दोस्तों, इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी, जो 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय थे, ताकि भारत में उच्च शिक्षा की बिगड़ती गुणवत्ता को संबोधित किया जा सके। और आयोग का उद्देश्य क्या था कि भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा की एक अधिक प्रभावी और केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को डेवलप करना था। आयोग की सिफारिशें क्या थी? देखिए, आयोग की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप अंततः 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया, जिसने विश्वविद्यालय प्रशासन और शासन में सुधार किया था। हालांकि यह दावा कि इसने राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए विश्वविद्यालय के वित्त को कम करने की सिफारिश की, ये गलत है। इसके बजाय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विश्वविद्यालय के संचालन को मानकीकृत दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और जो कूट दिया गया है इसके बेस पर आपको आंसर करना है। तो पहला कथन है कि विश्वविद्यालयों के लिए मानक अधिनियम संबंधी समिति 1961 के अध्यक्ष DS कोठारी थे। आपको याद होगा कोठारी आयोग के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में ही हुई थी। तो पहला कथन ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए आप। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व यानी कि आज़ादी से पहले दिल्ली में लेडी इरविन महाविद्यालय की स्थापना होम साइंस में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम जो कि महिलाओं के लिए था के लिए वर्ष 1932 में किया गया था। दोस्तों, आपको याद होगा गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो लेडी इरविन मतलब ये जो इरविन थे उनकी पत्नी के नाम से संबंधित है ये। तो स्वतंत्रता पूर्व दिल्ली में लेडी इरविन महाविद्यालय की स्थापना हुई थी होम साइंस में, जो उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम था महिलाओं के लिए, तो 1932 में की गई थी। ये कथन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, बताइए, ट्रू है कि फॉल्स हैं? तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही हैं। दोस्तों, यहाँ पर केवल मतलब सभी कथन आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। मतलब ब्रिटिश काल के बारे में बात हो रही है। उसके पहले जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, आपको याद ही होगा, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है, और जहाँ पर आचार्य चाणक्य जैसे लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई की थी और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग पढ़े थे। ठीक है, तो फिलहाल अगर ब्रिटिश काल से देखें तो सबसे पुराना जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1922 में, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। क्या ये सही है या फिर ये गलत है? तो दोस्तों, ये भी आपका सही है, यानी कि तीनों कथन आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका उत्तर बनेगा। ठीक है ना। तो तक्षशिला को भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी, 600 ईसा पूर्व में हुई थी। अब नालंदा विश्वविद्यालय उसके बाद आता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में की गई थी 5वीं शताब्दी में, मतलब लगभग 1100 साल के बाद। तक्षशिला के 1100 साल के बाद तब नालंदा स्थापित हुआ था, और कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। अगर हम ब्रिटिश काल से अब तक देखें तो सबसे प्राचीन जो हमारा विश्वविद्यालय है वो कलकत्ता है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1957 में, 1857 में, उसी साल जिस साल पहली वाला जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, जिसको आप जानते हैं 1857 के नाम से। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में, नागपुर विश्वविद्यालय उसके अगले साल 1923 में, आंध्रा विश्वविद्यालय उसके लगभग 3 साल बाद 1926 में, आगरा विश्वविद्यालय नेक्स्ट 1927 में, और जो इग्नू है ये 1985 में स्थापित हुआ था। तो ये बिल्कुल आप रट के रखिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 को घोषित की गई थी। जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, पहली वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात नहीं हो रही है जो कि 2020 है, ये पहली वाली बात हो रही है। एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, ये 1968 को घोषित की गई थी, जो कोठारी आयोग की सिफारिश पर आधारित थी। ठीक है, और यूजीसी का गत्यात्मक पोर्टल का नाम सक्षम है। जो आपका यूजीसी है उसका एक पोर्टल है सक्षम नाम से, और इसका लक्ष्य है उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण करना। हाल ही में ये प्रश्न एग्जाम में आया था। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। उत्तर बनेगा आपका विकल्प डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से प्रभावी हुआ, बताइए आप। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कब प्रभावी हुआ था? 1 जनवरी 2010 से
1 मार्च 2010 से, ये भी गलत है। ये दोस्तों प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ये बिल्कुल रट के रखना। मैं देख रहा हूँ कि ये प्रश्न यूजीसी के थ्रू तो बहुत बार पूछा गया है, तो यूपीएचसीएससी में भी अगर कोई यूजीसी का ही पेपर सेटर आ गया तो वो कर भी सकता है क्वेश्चन को सेट, तो बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर हो रही है आरटी अधिनियम 2009 के बारे में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार भारत में 6 साल से लेकर 14 साल के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता को यह स्पष्ट करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये क्वेश्चन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिलेगी। भारतीय संविधान में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है कि प्रावधान मुख्य रूप से 2 प्रमुख स्थानों पर निहित हैं। आपको बताना है कि जो 2 प्रमुख स्थान हैं उनके बारे में जो 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, क्या दोनों सही हैं या इसमें संशोधन की गुंजाइश है। पहला है अनुच्छेद 21A, कौन सा, आर्टिकल 21A, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और इसमें कहा गया कि यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है, ठीक है। दूसरी बात, अनुच्छेद 45 आप देखिए, ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ध्यान दीजिएगा, जो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है वो मतलब 3 जगहों पर आती है, तीसरी जगह भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये मौलिक अधिकार भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल है। ये आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। यह राज्य को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देती है। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, दोनों सही हैं, तो उत्तर बनेगा आपका विकल्प सी। अब जो तीसरी जगह है वो कहाँ पर है, आप जाएंगे अनुच्छेद 51A में। तो 51A के अंतर्गत जो के वाला पोर्शन है उसमें माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब ये जो चीज़ है वो माता पिता के ऊपर भी लागू होती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे इसको। एंड नेक्स्ट इज कि निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान करिए। अब एक कथन आपका गलत है, वही आपको देखना है कौन सा गलत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, वर्ष 1997 में क्योटो में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। बताइए ये क्या सही है? क्योटो में विश्व पर्यावरण सम्मेलन ये 1997 में हुआ था क्या? हाँ बिल्कुल हुआ था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते अथवा जीवित संशोधित जीवों से है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर पहली राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में प्रकाशित हुई थी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये भी आपका सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से है। दोस्तों ये कथन आपका गलत है, तो यहाँ पर जो गलत है वो डी है, यानी कि डी आपका जो है उत्तर है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, बात करें अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में तो इसका जो संबंध है वो जैव विविधता से नहीं है बल्कि ओजोन परत के संरक्षण से है। बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। ये आया था 1987 में। एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य CFCs दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा करना है। यह 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ और इसे सार्वभौमिक यानी कि पूरी दुनिया में मान्यता दी गई है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह 16 सितंबर को पारित हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को आप ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और जो मॉन्ट्रियल है ये कहाँ पर है, तो कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, याद रखिएगा। किगाली संशोधन, ध्यान दीजिए, जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें कुछ संशोधन किया गया था किगाली में। जब किगाली में अगला वाला ओजोन परत संरक्षण से संबंधित जो बैठक हुई थी तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो समझौते हुए थे उसके अंतर्गत। तो क्या हुआ कि किगाली संशोधन ये बैठक हुई 2016 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल कब होता है, ध्यान दीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, इसके बाद किगाली संशोधन 2016 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs को भी इसमें शामिल किया गया जो कि शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। देखो दोस्तों, बात करें किगाली के बारे में तो किगाली जो है ये रवांडा का एक शहर है और 15 अक्टूबर 2016 को किगाली में हस्ताक्षरित यह समझौता आवश्यक समर्थन प्राप्त करने के बाद 1 जनवरी 2019 से प्रभावी है। 2025 तक 170 से अधिक देश और यूरोपीय संघ इसके पक्षकार हैं। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है जो आर्थिक क्षमता और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग समय सीमा निर्धारित
करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा कि यह दुनिया भर में 100 से अधिक ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करता है। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर। अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे है? देखो दोस्तों, इसका संबंध है आपका जैव सुरक्षा समझौता से। विकल्प ए आपका करेक्ट है। लेकिन ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बायोसेफ्टी पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक प्रोटोकॉल है। दोस्तों, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ने वर्ष 2020 में अपना 20वां वर्ष पूरा किया है, मतलब 2026 में इसके 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा कि प्रोटोकॉल 2000 में अपनाया गया था और 2003 में यह लागू हुआ था। जैव विविधता पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल आधुनिक तकनीकी से उत्पन्न होने वाले LMOs द्वारा होने वाले संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करना चाहता है। दोस्तों, कार्टाजेना भी एक शहर का ही नाम है जो कि कोलंबिया में है और उसी के नाम पर इसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। और भूटान को विश्व का प्रथम कार्बन नेगेटिव देश माना गया है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों के दोनों कथन आपके करेक्ट हैं, एक भी सही है, दो भी सही है। उत्तर बनेगा आपका विकल्प सी। अगला है, ओजोन क्षरण की समस्या से निपटने के लिए, ओजोन क्षरण की समस्या से निपटने के लिए सबसे बाद में हुए सम्मेलन की पहचान कीजिए। मतलब ओजोन क्षरण को रोकने के लिए बहुत सारे सम्मेलन हुए थे, तो जो सबसे लास्ट में होता है वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, हेलसिंकी सम्मेलन और लंदन सम्मेलन में दोस्तों सबसे अंत में आपका डी होता है लंदन सम्मेलन। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो सम्मेलन होता है ये 1990 में हुआ था। वियना सम्मेलन ये 1985 में, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में, हेलसिंकी सम्मेलन हुआ था 1989 में, उसके अगले साल हुआ था लंदन सम्मेलन 1990 में। तो ओजोन क्षरण की समस्या पर लंदन सम्मेलन कब होता है? 1990 में हुआ था, जबकि हेलसिंकी घोषणा 1989 में आई थी। हेलसिंकी सम्मेलन 1989 ने 2000 तक CFCs को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का आह्वान किया था, जबकि जून 1990 में लंदन सम्मेलन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को और कड़ा करते हुए प्रोटोकॉल के तहत बाध्यकारी लक्ष्य तय किए गए थे। तो ये थोड़ा सा और जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें और कड़ाई बरती गई थी। ठीक है ना, अब अगला है कि हरित गृह प्रभाव, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो हरित गृह प्रभाव के अभाव में अगर ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी पर बंद कर दें, मतलब वो रहना छोड़ दें और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो समाप्त हो जाए, तो आपकी जो ज़मीन है, भू सतह है, इसका औसत तापमान हो जाएगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जीवन लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि इतनी ठंड में जो वनस्पतियां हैं, मोस्ट ऑफ द जो बायोलॉजिकल क्रिएचर हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो इसके अभाव में पृथ्वी की सतह का जो औसत तापमान है -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और इसका मतलब होगा कि यह 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको केल्विन में देखें तो यह 255 केल्विन पर पहुँच जाएगा। और वर्तमान में ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण यह तापमान कितना है? तो यह 15 डिग्री सेंटीग्रेड है लगभग। इस प्राकृतिक सुरक्षा के बिना पृथ्वी का पानी जम जाएगा और जीवन के लिए बहुत ठंडा हो जाएगा, मतलब सब कुछ समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है। देखो दोस्तों, जो नवीकरणीय है तो यहाँ पर रीन्यूएबल जो नेचुरल सोर्सेज हैं उसके बारे में बात हो रही है। सौर ऊर्जा ये तो है, पवन ऊर्जा भी है, जल विद्युत ऊर्जा भी है, ये सब जो है रीन्यूएबल हैं। लेकिन नमक रीन्यूएबल नहीं है। दोस्तों देखो, जो नमक होता है ना, ये एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है, बिल्कुल कोयले की तरह। ठीक है, हालांकि ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ये सीमित है। मतलब अगर इसका बहुत अधिक इस्तेमाल किया गया तो एक दिन ये समाप्त भी हो सकता है, तो इसे रीन्यूएबल नहीं माना जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक है? कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जो प्रदूषक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो उसी के बारे में है कि एक प्राथमिक है, बाकी सब इसमें सेकेंडरी हैं। तो कौन कौन से सेकेंडरी हैं? तो देखो दोस्तों, जो प्राथमिक है उसमें तो आएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड केवल। ठीक है, बाकी जो आपका पैन होता है, मतलब पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, देन और ओजोन और स्मॉग, ये तीनों जो है ना, ये द्वितीयक प्रदूषक माने जाते हैं। तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैन, ओजोन तथा स्मॉग ये द्वितीयक प्रदूषक हैं, जबकि सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आपका,
नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए जैसे कि NO2 हो गया या N2O हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब प्राथमिक प्रदूषक माने जाते हैं। ठीक है, यूट्रोफिकेशन का संबंध किस प्रदूषण से बताइए? यूट्रोफिकेशन जो है ये किससे संबंधित है? देखो दोस्तों, यूट्रोफिकेशन आपने जरूर पढ़ा होगा, ये जल प्रदूषण से संबंधित है। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन होता क्या है? तो जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा का बढ़ना ही यूट्रोफिकेशन के नाम से जाना जाता है। इससे क्या होता है, जल की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें कमी आ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अपने प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल बन गई है? गंगा, नर्मदा, दामोदर या कृष्णा? सही जवाब होगा दोस्तों आपका दामोदर नदी। ये जो है मतलब इतनी अधिक प्रदूषित हो चुकी है कि अब इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। कारण क्या है? गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर के एरिया में इसमें कोई भी जीव नहीं मिलता है। दामोदर नदी झारखंड के खमार पार से निकलती है और हुगली में जाके मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से गुजरने के कारण यह देश की सबसे अति प्रदूषित नदी बन गई है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है इसमें। नेक्स्ट है आपका, नॉकनी सिंड्रोम किस प्रदूषक की वजह से होने वाली बीमारी है? ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया था यूपीपीएससी के एग्जाम में, आरओ में। नॉकनी सिंड्रोम दोस्तों ये होता है फ्लोराइड की वजह से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। एग्जैक्टली जो फ्लोराइड होता है, जब इसकी मात्रा कम रहती है पानी में, तो ये मसूड़ों और दांतों को संरक्षण देता है, उनको कंजर्व करता है। लेकिन अगर मात्रा बढ़ जाती है तो आपको पता ही है कि अति सर्वत्र वर्जित, तो फिर ये बीमारी पैदा करती है। और इससे जो बीमारी होती है उसे कहते हैं नॉकनी सिंड्रोम। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पैर की हड्डियाँ हैं वो तिरछी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है ना। आगे है, एपिको आंदोलन किस तरह से संबंधित है? ये प्रश्न हाल ही में पूछा भी गया था। तो एपिको आंदोलन, वहाँ पर तुलना की गई थी कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के चमोली में एक चिपको आंदोलन था, उसी प्रकार से किस राज्य में एपिको आंदोलन शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका संबंध कर्नाटक से है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये 1983 में स्टार्ट हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए वनों की सुरक्षा और वृक्षों का पुनरोपित करना। ठीक है, तो इसका संबंध जो है वो कर्नाटक से है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना क्या कहलाता है? ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था। तो किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन दोस्तों कहा जाता है इकेसिस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, आस्थापन, इकेसिस। इसकी स्पेलिंग होती है ECESIS। तो दोस्तों क्या होता है आस्थापन की इस प्रक्रिया में, जो निकट के क्षेत्र होते हैं ना, जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाला एरिया है और इसके पास का जो एरिया होता है, तो जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन समझ रहे होंगे आप, तो इसके माध्यम से जो फल और बीज होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं और फिर इसी प्रकार से नवीन स्थानों का अनुकरण इसमें हो जाता है। चीज़ें जो होती हैं वो ओवरलैप हो जाती हैं और इसके बाद कुछ नई प्रजातियां भी तैयार हो जाती हैं। तो इन्हें कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो इसमें वनस्पति रहित प्रवास, आस्थापन, स्पर्धा, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इसे कहते हैं इकेसिस, दैट इज आस्थापन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी इटाई बीमारी किस रसायन से संबंधित है? इटाई बीमारी जो होती है किसकी वजह से होती है? तो दोस्तों ये होती है कैडमियम की वजह से। कैडमियम को इंडिकेट करते हैं CD से, आप जानते होंगे। जब कैडमियम शरीर के सुरक्षा स्तर से अधिक मात्रा में पहुंचता है तो इटाई नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भास्कराचार्य की कृति, भास्कराचार्य की एक किताब है जिन्होंने अपनी बेटी की याद में लिखा था, लीलावती नामक ग्रंथ है। और ये भास्कराचार्य गणित के एक जाने माने मूर्धन्य विद्वान भी हैं। तो लीलावती जो है गणित का एक ग्रंथ है। इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और इसमें जो मतलब मैटर है ना, उसमें भास्कराचार्य और लीलावती के, जैसे कि उन्होंने सारी बातें जो है लीलावती को संबोधित करके लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और करंट अफेयर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। प्रेजेंट टाइम में आप फोकस करिए, केवल मैं कहूँगा आपसे दिसंबर पढ़िए, जनवरी पढ़िए और फरवरी पढ़िए। ठीक है, जो लोग ग्रुप में हैं उनको PDF मिल गई होगी, जो लोग ग्रुप में नहीं हैं वो चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक करके ये PDF आप हमसे ले सकते हैं। एंड अधिक जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी 9452252260 पर। आप केवल व्हाट्सअप किया करिए, आप लोग कॉल करते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना। हालांकि मतलब इमरजेंसी रहे तो कॉल कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में कॉल करना उचित प्रतीत नहीं होता है। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें। बाकी ये प्लेलिस्ट है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं पहले से ही। सिलेबस आपका नियर अबाउट कंप्लीट हो चुका है। आपको सारे मॉडल पेपर भी इसी में मिल जाएंगे।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए। हाँ, एक प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आप लोग दे दीजिएगा। बताइए कि अनहैप्पी इंडिया, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं लिखेंगे, और जो लोग आंसर लिखते हैं ना उनके नाम मुझे याद हो जाते हैं। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है ये ज़रूर बताइएगा आप लोग। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप चाहें तो कर सकते हैं। आपका आभार मानूंगा। धन्यवाद।